बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने जो प्लांट सेल वॉल को लास्ट लेक्चर में शुरू किया था, आज हमने रिमेनिंग जो पोर्शन है प्लांट सेल वॉल का उसको एंड करना है। अच्छा, सबसे पहले प्लांट सेल वॉल की अगर हम बात करें तो प्लांट का जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन तक, वो प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। ये जो ब्लैक कलर का है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये क्या है, प्रोटोप्लास्ट है। और हमने डिस्कस किया था कि प्लांट की जो सेल वॉल है वो 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है। 2 लेयर्स हमने पढ़ ली थी और तीसरी लेयर को आज हमने पढ़ना है। सबसे पहले जो रेड कलर की आपको नज़र आ रही है, ये मेन वॉल है जिसको हमने प्राइमरी वॉल कहा था। और इन 2 प्राइमरी वॉल को जोड़ने के लिए दरमियान में जो एक जेल लाइक मटेरियल बनता है या लेयर बनती है, इसको हमने मिडल लैमेला कहा था। आज हम तीसरी लेयर की बात करेंगे। वो तीसरी लेयर बनती कहाँ है, ब्लैक कलर तक सेल प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। प्रोटोप्लास्ट के ऊपर होती है सेल वॉल। तो हमारे पास ये रेड कलर की जो दीवार है या वॉल है, इसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ये प्राइमरी वॉल कहलाती है। तो प्रोटोप्लास्ट और प्राइमरी वॉल के दरमियान एक तीसरी लेयर बनती है जिसको हम सेकेंडरी वॉल कहते हैं। ये सेकेंडरी वॉल हमारे पास प्राइमरी वॉल के अंदर और प्रोटोप्लास्ट के ऊपर, तो ये सेकेंडरी वॉल है। तो अब 3 लेयर, सबसे बाहर मिडल लैमेला, दरमियान में प्राइमरी और सबसे अंदर सेकेंडरी। या अंदर से शुरू करें कि प्रोटोप्लास्ट के ऊपर सेकेंडरी, उसके ऊपर प्राइमरी और सबसे बाहर मिडल लैमेला। मिडल लैमेला 2 सेल को जोड़ने वाली लेयर को कहा जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो सेकेंडरी वॉल है, ये सारे प्लांट में नहीं बनती, ये सारे प्लांट सेल में नहीं बनती, ये कुछ में बनेगी। और ये बनेगी भी आफ्टर मैच्योरेशन। मैच्योरेशन क्या है कि जब सेल, प्लांट का जब सेल ग्रो करना शुरू करता है, तो जब वो अपनी मैक्सिमम ग्रोथ को अचीव कर लेता है, तो उस स्टेज को हम कहते हैं मैच्योरेशन। तो हमारे पास जो मैक्सिमम लिमिट है ग्रोथ की प्लांट सेल की, उस स्टेज पे आके प्राइमरी वॉल के अंदर ये हमारे पास सेकेंडरी वॉल बनना शुरू होती है। तो इन सम प्लांट के कुछ प्लांट में बनेगी और कुछ प्लांट के सेल्स में बनेगी। और बनेगी कब, जब ग्रोथ ऑलमोस्ट रुकने वाली होती है। इट इज मेड, और ये बनती कब है, बिटवीन प्रोटोप्लास्ट, ये प्रोटोप्लास्ट और प्राइमरी वॉल के दरमियान बनेगी। कंपोजिशन में अगेन पॉलीसेकेराइड वगैरह होते हैं, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लेकिन इसमें एक मॉलिक्यूल होता है लिग्निन। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा है जो बहुत हार्ड किस्म का केमिकल है। तो जितना ज्यादा ये हार्ड केमिकल सेकेंडरी वॉल में डिपॉजिट होता चला जाएगा, जो सेल वॉल है वो उतनी ही ज्यादा सख्त होती चली जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इस लिग्निन की वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, इट इज मोर रिजिड, ये ज्यादा सख्त हो जाता है देन प्राइमरी वॉल। क्योंकि प्राइमरी वॉल में इसकी अमाउंट या तो बहुत थोड़ी होती है या ना होने के बराबर होती है। तो ये हमारे पास सेकेंडरी वॉल है। अच्छा, प्लांट सेल के अंदर एक खास किस्म का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्या होता है, अभी आप ध्यान में रखेंगे, ये जो ब्लैक कलर के ये हमारे प्रोटोप्लास्ट हैं और अंदर साइटोप्लाज्म है। तो प्लांट सेल में क्या होता है कि एक प्रोटोप्लास्ट से दूसरे प्रोटोप्लास्ट तक एक कनेक्शन होता है। जैसे मैं कहता हूं कि ये हमारे पास कनेक्शन है। तो 2 सेल्स जो प्लांट के सेल्स हैं, उनके दरमियान जो कनेक्शन है वो प्लाज्मोडेस्माटा, या अगर सिंगल हो तो प्लाज्मोडेस्मा कहलाता है। ठीक है, इसके के जरिए से एक प्लांट का साइटोप्लाज्म दूसरे प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म से बड़ी आसानी से एक्सचेंज हो सकता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, दीज आर द स्मॉल चैनल। ये कुछ रास्ते हैं, बाद दफा चैनल के लिए हम रास्तों का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, पोर्स का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो दीज आर स्मॉल चैनल, ये छोटे छोटे रास्ते हैं दैट डायरेक्टली कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल। जो नेबरिंग सेल्स होते हैं, एक दूसरे के करीब वाले जो सेल होते हैं, उनके साइटोप्लाज्म को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। एक सेल का साइटोप्लाज्म का मटेरियल दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के मटेरियल में इन चैनल के जरिए से बड़ी आसानी से आ जा सकता है। अच्छा, ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है, ये जाहिर बात है एक सेल दूसरे सेल के साथ कनेक्ट होने के लिए
प्लाज्मोडेस्माटा बना रहे हैं तो प्लाज्मोडेस्माटा सेकेंडरी वॉल से होता हुआ, प्राइमरी वॉल से होता हुआ, मिडल लैमेला से होता हुआ, फिर सेकेंडरी वॉल से होता हुआ दूसरे सेल में दाखिल होता है। तो हम कह सकते हैं प्लाज्मोडेस्माटा बनने के लिए ये जो चैनल है, ये जो रास्ता है, इट पेनिट्रेट बोथ सेकेंडरी वॉल एंड प्राइमरी वॉल, दोनों दीवारों से गुजरता है। अच्छा, मिडल लैमेला को दीवार हमने कहा ही नहीं है, वरना गुजर तो ये मिडल लैमेला से भी है, लेकिन ये चूंकि दीवार नहीं है इस वजह से यहाँ दोनों दीवारों का जिक्र किया गया, सेकेंडरी वॉल और प्राइमरी वॉल। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो इंपॉर्टेंस तो नज़र आ रही है कि जो मटेरियल है वो एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा और सेल के दरमियान जो राब्ता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है, वो बड़े अच्छे अंदाज में होता है और ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि देखो हमारी बॉडी के अंदर जितना ब्लड फ्लो अच्छी हो, जितना ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, ब्लड फ्लो अच्छा होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल टू एवरी सेल अच्छा होगा, तो हमारी बॉडी उतने अच्छे तरीके से ग्रो भी करेगी, सर्वाइव भी करेगी, अपने आप को मेंटेन भी करेगी। तो प्लांट के हाँ ये जो फ्लो ऑफ मटेरियल है इनके ज़रिए से बड़ा एफिशिएंटली हो रहा होता है। इस वजह से ये प्लांट की जो ग्रोथ है उसमें बड़ा रोल प्ले करते हैं ये प्लाज्मोडेस्माटा। तो बहरहाल इसका फायदा क्या, अलाउ सर्टन मॉलिक्यूल टू पास डायरेक्टली फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल। तो इसके जरिए से एक सेल से दूसरे सेल में जो मटेरियल है वो बड़ी आसानी से आ जाए। 10 इंपॉर्टेंट इन सेलुलर कम्युनिकेशन, इस तरह सेल का जो आपस में राब्ता है उसमें ये हेल्प करते हैं। लेकिन प्लाज्मोडेस्माटा 2 सेल को जोड़ता है। इसकी वजह से जो हमारी कन्वेंशनल सेल थ्योरी थी, यानी वो सेल थ्योरी जो शुरू में पेश की गई थी उसको हम कन्वेंशनल सेल थ्योरी या क्लासिकल सेल थ्योरी, उसके मुताबिक हर सेल को अलग-अलग होना चाहिए। हर सेल स्मॉल और इंडिपेंडेंट यूनिट है, यानी सेल की अपनी जिंदगी है, इसकी हर सेल की अपनी जिंदगी है। तो ये एक्सेप्शन जो हमने सेल थ्योरी की पढ़ी थी उसमें 2 चीज़ें हमने पढ़ी थी कि मसल सेल में भी ये प्रॉब्लम आता है और फंजाई वगैरह के सेल में भी ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम आता है, और किसी हद तक प्लांट सेल में भी ये प्रॉब्लम आ रहा है कि सेल थ्योरी के एक पॉइंट को फॉलो नहीं किया जा रहा। सेल थ्योरी क्या कहती है, स्मॉलेस्ट एंड इंडिपेंडेंट यूनिट जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल है, यानी एक सेल अपनी जिंदगी जीता है इसके मुताबिक। लेकिन यहाँ देखें, ये सेल और ये सेल आपस में जुड़े हुए हैं, तो जब 2 चीज़ आपस में जुड़ी हुई है और इनमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी हो रहा है तो फिर ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो जो सेल थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था कि इंडिविजुअल सेल वाला, वो किसी हद तक यहाँ फॉलो नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं जो प्लाज्मोडेस्माटा है उसके अंदर एक काबिल बहस, डिबेटेबल का मतलब काबिल बहस पहलू ये भी है। तो प्लाज्मोडेस्माटा दिस काज डिबेट अमंग साइंटिस्ट, इसकी वजह से साइंटिस्ट में एक डिबेट, एक बहस होती है रिगार्डिंग सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के मुताबिक सम साइंटिस्ट सजेस्ट, बाद साइंटिस्ट का ये ख्याल है जो ये समझते थे दैट सेल ऑफ हायर प्लांट, जो हायर प्लांट में प्लाज्मोडेस्माटा है। अच्छा, हायर प्लांट क्यों लिखा है? क्योंकि प्लाज्मोडेस्माटा ज्यादा प्रोमिनेंटली हायर प्लांट में पाए जाते हैं। लोअर प्लांट में भी होते हैं लेकिन उसकी अमाउंट कम होती है, तादाद कम होती है और वहाँ वो डिफरेंट किस्म के फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो बहरहाल मेजर रोल इनका हायर प्लांट के अंदर है और नॉट रियली इंडिविजुअल सेल्स। तो हायर प्लांट में चूंकि सेल आपस में जुड़े हुए हैं तो ये इंडिविजुअल सेल नहीं कहलाते, सिंस देज आर नॉट फिजिकली सेपरेटेड, क्योंकि ये एक दूसरे से अलग नहीं है, आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम वन अनदर, और एक दूसरे से ये इंडिपेंडेंट नहीं है। और सेल थ्योरी क्या कहती है? हर सेल को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो इसकी वजह से यहाँ प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से सेल थ्योरी से थोड़ी सी एक्सेप्शन आ गई या सेल थ्योरी फॉलो नहीं हो रही। अच्छा, ये बनते कब हैं? हमारे पास जो पेरेंट सेल जब तकसीम होता है तो उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास पेरेंट सेल है और इसके अंदर सपोज कर लेते हैं एक स्ट्रक्चर है ट्यूब्यूल्स का बना हुआ जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अच्छा, जब प्लांट सेल 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, आमतौर पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जितने भी हैं सेल के अंदर वो अपने आप को मॉडिफाई और रीऑर्गेनाइज करके, डिसऑर्गेनाइज का मतलब तो टूटना होता है, रीऑर्गेनाइज करके आधा पोर्शन उसका चला जाता है एक प्लांट सेल में जो छोटा बन रहा है, आधा पोर्शन चला जाता है दूसरे। लेकिन जिस वक्त हमारे पास सेल वॉल दरमियान में बनती है तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ पार्ट्स इस सेल वॉल के अंदर भी ट्रैप फंस जाते हैं, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये नालियों का बना हुआ एक सिस्टम है। ये हम आगे पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आई थिंक 3-4 जो हम सेल के पार्ट्स है उसके बाद ये टॉपिक आएगा।
तो ये नालियों का बड़ा बना हुआ एक सिस्टम है और इसका काम, वैसे तो बहुत सारे काम है, इसका एक काम ये भी है कि ये सेल के एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल कर रहा है। तो ये नालियों का बना हुआ एक सिस्टम है। तो सेल जब तकसीम होते हैं तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी तकसीम होना चाहिए था, लेकिन उस तकसीम में क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़े इस नई बनने वाली जो सेल वॉल दरमियान में बनती है, ये कैसे बनती है हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं और ये फिर ये प्लाज्मोडेस्माटा, ये जो नालियां हैं जो इस सेल वॉल के अंदर ट्रैप हो गई, ये नालियों को काम करते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा का काम करते हैं। तो इसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है? दीज आर फॉर्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा सेल डिवीजन के वक्त ही बन जाते हैं और बनते क्या? फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ पेरेंट सेल। अब कब बनेंगे? व्हेन पार्ट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गेट ट्रैप, वो फंस जाते हैं छोटे छोटे पार्ट इन न्यू सेल वॉल। तो इस तरह हमारे पास ये प्लाज्मोडेस्माटा बनेंगे। आगे जो प्लांट सेल वॉल है वो के फंक्शन क्या है? प्लांट सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है और आपको पता है जो रिजिड स्ट्रक्चर होता है वो सपोर्ट देने की एबिलिटी रखता है। जैसे हमारी जिस्म में जो हड्डियां हैं अगर सख्त ना होती तो हमारी बॉडी को सपोर्ट ना दे सकती, ये दीवार सख्त ना होती तो इस कमरे को सपोर्ट नहीं मिल सकती थी। तो किसी चीज को सपोर्ट देने के लिए उसका सख्त होना जरूरी है। तो चूंकि सेल वॉल रिजिड स्ट्रक्चर है तो ये किसी भी स्ट्रक्चर को सपोर्ट दे सकती है। मैकेनिकल सपोर्ट से मुराद ये ऐसी सपोर्ट जो प्रेशर को, जैसे हमारे पास ये दीवार है ना, ये ईंटों से मिलकर बनी है और हार्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से अब लेंटर का जो प्रेशर इसके ऊपर आया हुआ है तो उस प्रेशर को वो बर्दाश्त कर रही है। ठीक है, तो मैकेनिकल सपोर्ट वो सपोर्ट होती है जिसमें जब कोई फोर्स लगती है किसी चीज के ऊपर वो उस फोर्स को बेयर करे, कोई प्रेशर लगता है उस चीज को क्या करे? बेयर करे। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लास्टिक है, मैंने उसके ऊपर जोर लगाया लेकिन इस प्लास्टिक के अंदर मैकेनिकल सपोर्ट है जिसकी वजह से वो मेरे इस प्रेशर को, इस फोर्स को बर्दाश्त कर रही है। अगर इसमें इतनी मैकेनिकल सपोर्ट ना होती तो मेरे इस मार्कर को मोड़ने से ये मुड़ जाता, लेकिन यहाँ ये मुड़ नहीं रहा तो इसका मतलब है ये मेरे इस प्रेशर को इसको हम कहते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। तो बहरहाल सख्त चीज़ मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने के काबिल होती है। शेप, और सख्त चीज़ का एक फ़ायदा ये भी होता है इसके एक प्रॉपर शेप होती है, प्रॉपर। और सेल वॉल एनिमल सेल के बाहर चूंकि सेल वॉल नहीं होती, इस वजह से एनिमल सेल की जो शेप है वो फ्लेक्सिबल है, वो बदलती रहती है हल्की फुल्की। लेकिन प्लांट में चूंकि सेल वॉल है तो एक तो ये मेंटेन करेगी सेल शेप को। दूसरा, जब प्लांट के अंदर मुख्तलिफ सेल बनते हैं तो उनके अंदर सेल वॉल की जो सेलुलोज फाइबर हैं, सेलुलोज के जो धागे हैं, खासतौर पे प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल में ये जो धागे हैं वो एक तरह से अरेंज नहीं होते। मतलब क्या है? जैसे आप ये समझ लें कि मेरी जो वास्केट है ये धागों से मिलके बनी है, कमीज़ भी धागों से मिलके बनी है, कैप भी धागों से मिलके बनी है, रुमाल है वो भी धागों से मिलके बना है, पर्दा है वो भी धागों से मिलके बना है। लेकिन आपसे अगर मैं ये पूछूं सारी चीज़ें धागों से मिलके बनी है, क्या सारी चीज़ों में धागों की अरेंजमेंट एक जैसी है? नहीं, इसमें थोड़ा डिफरेंट है, इसमें थोड़ा डिफरेंट है, इसमें थोड़ा डिफरेंट है, जो पर्दा है उसमें डिफरेंट है। तो मुख्तलिफ चीज़ें, इसी वजह से मुख्तलिफ चीज़ें कहलाती हैं क्योंकि उसमें धागों की अरेंजमेंट क्या डिफरेंट है। तो इसी तरह हमारे पास ये जो सेलुलोज के धागे होते हैं, जब एक सेल बन रहा होता है उनकी जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होने की वजह से सारे जो सेल हैं उनकी शेप एक जैसे नहीं बन रही होती। कोई हो सकता है लंबे सेल बने, कोई हो सकता है चौड़े सेल बने, कोई हो सकता है उनका फैलाव ज़्यादा हो, मुख्तलिफ सेल्स बन रहे होते हैं। और आपको पता है जब एक बिल्डिंग को बनाया जाता है उसमें जब मुख्तलिफ चीज़ों को जोड़ा जाता है फिर उस बिल्डिंग के अंदर खूबसूरती आती है। अगर सारी बिल्डिंग में हर चीज़ एक जैसी लगा दी जाए तो फिर शायद इतनी खूबसूरती ना आए। तो यही मतलब ये है कि सबसे पहले जो सेल वॉल है वो प्लांट को सेल शेप देती है। और प्लांट की जो सेल शेप चूँकि एक तरह की नहीं है, प्लांट सेल मुख्तलिफ डायरेक्शन में मुख्तलिफ शक्लों में ग्रो करता है और जब मुख्तलिफ शक्लों के सेल आपस में मिलते हैं तो प्लांट का जो बॉडी है, प्लांट बॉडी, उसकी जो बनावट है, आर्किटेक्चर का मतलब यहाँ बनावट है, तो वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में होती है। यानी सेल वॉल ने प्लांट सेल को शेप दी और मुख्तलिफ शेप के जो सेल इकट्ठे हुए उन्होंने प्लांट का आर्किटेक्चर, उसकी बनावट को डिसाइड किया। तो इस वजह से सारे प्लांट, चाहे वो फूल हों, घास हों, दरख्त हों, फिर दरख्त भी कोई लंबे दरख्त हों, कोई चौड़े दरख्त हों, तो ये सारी एक खूबसूरती है इस कायनात की। तो इस प्लांट की जो शेप बनाने में सेल वॉल का एक बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जैसे सेल है, सेल के बाहर एक सेल वॉल है,
जब पानी आना शुरू होता है तो सेल फूलता है। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे गुब्बारे में हवा भरते जाएं वो फूलता चला जाएगा, एक्सपेंड होता चला जाएगा। लेकिन अगर हम हवा भरते चले जाएं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि गुब्बारा फट सकता है। तो इसी तरह जब हमारे पास पानी इसके अंदर भरेगा तो ये फूलता चला जाएगा और एक वक्त आएगा सेल फट सकता है। लेकिन जो सेल वॉल है इसको बहुत ज़्यादा फूलने नहीं देती। ज़्यादा फूलेगा तो फटेगा, लेकिन यहाँ वो बहुत ज़्यादा फूलने ही नहीं देती। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? प्रिवेंशन ऑफ ओवर एक्सपेंशन। सेल वॉल जो है वो सेल को ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेंड फूलने ही नहीं देती व्हेन वाटर इंटर द सेल। सो इसका फ़ायदा क्या होगा? प्रिवेंट ऑस्मोटिक लाइसिस। तो ऑस्मोटिक लाइसिस का यहाँ मतलब ये है कि पानी के सेल के अंदर जाने से सेल का फटना। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को हम एनिमल सेल के ऊपर अप्लाई करें तो इसका मतलब है एनिमल सेल के फटने के चांस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू प्लांट सेल, क्योंकि एनिमल सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होती। फिर एनिमल सेल अगर थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा आ गया फट सकते हैं। तो इस वजह से एनिमल सेल में एक प्रोसेस बहुत अच्छे अंदाज में हो रहा होता है जिसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, कि एनिमल सेल वाटर के बैलेंस को ज़बरदस्त तरीके से मेंटेन करते हैं कि कमी होती है वाटर गेन कर लेते हैं, ज़्यादा होती है वाटर को निकाल देते हैं। ये ज़रूरत से ज़्यादा अपने सेल के अंदर पानी को आने ही नहीं देते। इस वजह से एनिमल का सेल भी बड़ी आसानी से फटता नहीं है। यहाँ सेल वॉल रोकती है। ऑस्मो रेगुलेशन अच्छे अंदाज में नहीं होती है, लेकिन अच्छे अंदाज में नहीं होती। लेकिन सेल वॉल की वजह से सेल की, और यहाँ ऑस्मो रेगुलेशन अच्छे अंदाज में हो रही है। इस वजह से दोनों सेल ही आमतौर पे वाटर के इंटर होने से सेल फटने से बच रहा होता है। प्रोटेक्शन, जाहिर बात एक दीवार है तो ये एक प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन पैथोजन से। अब किसी बैक्टीरिया ने जब अटैक करना है तो प्लांट के ऊपर, तो बाउंड्री आने की वजह से सेल तक पहुंचना उसके लिए क्या होगा? मुश्किल होगा। पैथोजन कहते हैं उन जरासीमों को जो बीमारी काज करते हैं। यानी यहाँ आप इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या करेंगे? डिजीज काजिंग जर्म्स। और इन्वायरमेंट से भी हिफाजत करते हैं। देखो एक बंदा सहन में बैठा हो तो सर्दी भी ज़्यादा इफेक्ट करेगी, गर्मी भी ज़्यादा इफेक्ट करेगी। लेकिन वही बंदा जब कमरे में बैठा हो तो ज़्यादा सर्दी भी इफेक्ट नहीं करेगी, ज़्यादा गर्मी भी इफेक्ट नहीं करेगी। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई किया गया। और आखिर में इसने कार्बोहाइड्रेट को स्टोर किया होता है। जैसे हमारी ये दीवार है, ये ईंटों से मिलकर बनी है, लेकिन जब चाहे कोई इस दीवार को गिरा के ईंटें निकाल सकता है। तो हम कह सकते हैं इस दीवार में ईंटें स्टोर हैं। तो इसी तरह प्लांट की जो सेल वॉल है उसमें सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, पेक्टिन है, ये सारी कार्बोहाइड्रेट हैं। तो जब तक सेल वॉल है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है। अब जैसे हमारे पास ये जो एनिमल्स होते हैं जब वो सब्जियों को खाते हैं तो सेलुलोज उनकी बॉडी में जाती है। अब सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, उनके स्टमक में जाके, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके उस सेलुलोज को तोड़ के उसमें से कार्बोहाइड्रेट, उसमें से शुगर निकाला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लांट की सेल वॉल है उसने काफ़ी सारे कार्बोहाइड्रेट को स्टोर किया होता है, जिनको ज़रूरत पड़ने पे वहाँ से निकाल के इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। इंशाल्लाह बाकी जो ऑर्गेनिज्म है, एल्गी में कैसी सेल वॉल होती है, फंजाई में कैसी सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया में कैसी सेल वॉल होती है, इसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।